जय हिंद दोस्तों, स्टडी जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला के विभिन्न तथ्यों को देखेंगे तथा उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अंत में हम उनको देखेंगे। दोस्तों, ये सब हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, आप सारे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए देख लेते हैं दोस्तों हम अपना पहला तथ्य। देखिए दोस्तों, हमारा पहला तथ्य है वर्ड। हिंदी वर्णमाला में हमारा पहला तथ्य है दोस्तों वर्ड। अब देखो वर्ड किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ड कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ड कहलाती है। जैसे देखिए दोस्तों, वर्ड अ हुआ, आ हुआ, इस प्रकार से हमारे स्वर और व्यंजन मिला करके वर्ड बनते हैं। स्वर और व्यंजन मिला करके दोस्तों वर्ड बनते हैं। तो वर्ड के भेद, वर्ड के दो भेद हैं। वर्ड के कितने भेद हैं दोस्तों? दो भेद हैं। कौन कौन से? स्वर हैं और व्यंजन हैं। वर्ड के कितने भेद हैं दोस्तों? वर्ड के दो भेद, स्वर और व्यंजन। आइए देख लेते हैं दोस्तों स्वर किसे कहते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट है दोस्तों, आप यहाँ से समझिएगा। देखिए स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। तो देख लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, यानी कि स्वर को लिखने या बोलने में या पढ़ने में उसको दूसरों की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। दोस्तों स्वर क्या है? स्वतंत्र है। देखिए स्वतंत्र हम ऐसे लिखते हैं, स्वतंत्र, और स्वर भी दोस्तों ऐसे लिखते हैं, यानी कि स्व से स्वतंत्र और स्व से स्वर। और स्वतंत्र किसे कहेंगे? जो बिना किसी दूसरे की सहायता लिए बिना अपना काम कर रहा हो। तो स्व से स्वतंत्र और स्व से स्वर, तो स्वर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वतंत्र हो जाएगा, यानी किसी भी दूसरे की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है उसको। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों स्वर के भेद। देखिए दोस्तों, स्वर के तीन भेद हैं। स्वर के तीन भेद हैं। कौन कौन से? ट्रिक है हमारा एच डी। ट्रिक क्या है दोस्तों? एच डी। ट्रिक एच डी। एच से हो जाएगा दोस्तों, एच से हो जाएगा ह्रस्व स्वर। देखिए एच से हो जाएगा ह्रस्व स्वर और डी से हो जाएगा दोस्तों दीर्घ स्वर। एच से हो जाएगा ह्रस्व स्वर और डी से हो जाएगा दीर्घ स्वर। और देखिए दोस्तों, एक और बच जाता है हमारा प्लुप्त स्वर। स्वर के तीन भेद। देखिए स्वर के तीन भेद कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, एच से ह्रस्व स्वर और डी से क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर, और एक बच जाता है दोस्तों प्लुप्त स्वर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप याद रखें। तो इसीलिए ट्रिक हमारा क्या है? एच डी। एच से क्या बन जाएगा दोस्तों? ह्रस्व स्वर, और डी से क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर। तो आइए देख लेते हैं हम अपना ह्रस्व स्वर। देखिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर चार होते हैं। कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर चार होते हैं। अ ई उ री। कितने होते हैं दोस्तों? चार होते हैं। अ ई उ री। और दीर्घ स्वर देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर सात होते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। देखिए इनको हम कैसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए ह्रस्व स्वर भी चार होते हैं और दीर्घ स्वर भी दोस्तों सात होते हैं। देखिए इनको कैसे समझेंगे। अब ह्रस्व स्वर में क्या आ रहा है दोस्तों? अ ई उ री, और दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ। इनको देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे। ट्रिक देखिए, ट्रिक है हमारा दोस्तों, ह्रस्व मतलब होता है छोटा। ह्रस्व मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटा। और दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो मान लीजिए आप दो भाई हैं, उनके पिताजी ने छोटे भाई को कितना रुपया दिया? 4 रुपये, और बड़े भाई को कितना रुपया दिया? 7 रुपये। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक होता है दोस्तों ओ, और 7 हो जाएगा। तो छोटे भाई को 4 रुपये मिला और बड़े भाई को 7 रुपये मिला। तो छोटा भाई क्या कहा? पिताजी अ ई उ री, यानी कि औरी दीजिए। अ
छोटा भाई क्या बोला, पिताजी अ ई उ री, यानी कि औरी दीजिए पैसा, हमको 4 ही काहे मिला, इनको काहे 7 रुपये मिला, यानी कि औरी से बन जाएगा दोस्तों अ ई उ री। तो आप इतने को अलग कर दीजिए, बाकी जितना बचा दोस्तों उतना क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। अ ई उ री को क्या करिए आप अलग कर दीजिए, बाकी जितना बचा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो दीर्घ स्वर में आ जाएगा। यानी कि अ ई उ री को हटाने पर क्या बचा हमारा दोस्तों, आ बड़ा आ बचा, ई उ ए ओ औ, यही तो बचा। और बाकी दोस्तों अंक और क्या है, अंक और क्या है, ये अयोगवा में आ जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले तथ्य को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों प्लुप्त स्वर, अब देखिए प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व और दीर्घ से अधिक का समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर को जल्दी से बोला जा सकता है, यानी कि अ ई उ री, और दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है बोलने में, और प्लुप्त स्वर को बोलने में इन दोनों से ज़्यादा अधिक समय लगता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ये तीनों आप समझ लिए। अब आइए दोस्तों आप समझिए संयुक्त स्वर। देखिए दोस्तों संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर ए ओ औ, संयुक्त का मतलब होता है जोड़। इसको कैसे समझेंगे, संयुक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़, ये किसी ना किसी का क्या है, जोड़ है, और यह 4 होता है। कितने होते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर, 4 होते हैं। इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए स यू अथा क त, तो कितना हो गया 1 2, संयुक्त को लिखने में कितने वर्णों की आवश्यकता हुई दोस्तों, 1 2 3 4। तो आप समझ सकते हैं कौन कौन से, 1 2 3 4, 4 हो गए। देखिए दोस्तों आप इसको 4 ठो समझिए कि 4 हैं, और इसको कैसे याद रखेंगे कि कौन कौन से हैं। देखिए आप समझिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम लिखें ए, लिखें और इसी के ऊपर ऐसे हम जब पाई खा देते हैं तो यह बन जाता है हमारा सिरो रेखा। इसको क्या कहते हैं, सिरो रेखा। अब इसी सिरो रेखा पर जितनी भी मात्राएं लगती हैं वो किस में आ जाती हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर में आ जाती हैं। देखिए ए पर 1 मात्रा, फिर ए पर 2 मात्रा हो जाएंगी, फिर ओ पर 1 मात्रा, फिर औ पर 2 मात्रा हो जाएंगी। कहने का मतलब है इसी सिरो रेखा पर अगर मात्राएं लगती हैं तो किस में आ जाएंगी दोस्तों, संयुक्त स्वर में आ जाएंगी। आप इस प्रकार से समझिए। देखिए क्या अ को लिखने में सिरो रेखा पर मात्रा लगता है, नहीं। आ को लिखने में सिरो रेखा पर मात्रा लगता है इस प्रकार से, नहीं। आप कहेंगे ई को लिखने में ऐसे लगता है, तो ऐसे नहीं लेना है दोस्तों, इस प्रकार से लेना है, इस प्रकार से नहीं लेना है आपको, इस प्रकार से लेना है। तो इस प्रकार से इसमें भी नहीं आ रहा है, ऊ को लिखेंगे तो उसमें नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ए को लिखने में, ए को लिखने में, और ओ को लिखने में, और औ को लिखने में सिरो रेखा पर इस प्रकार की मात्राएं लग रही हैं। तो आप कैसे समझ सकते हैं संयुक्त स्वर, ऐसे इसी तरह से कि संयुक्त में, संयुक्त को लिखने में 4 वर्णों की आवश्यकता हो रही है, तो कितने हो जाएंगे संयुक्त वर्ण, 4 हो जाएंगे। और जितने भी सिरो रेखा पर हमारी मात्राएं हैं उनको हम कह सकते हैं क्या है, संयुक्त स्वर हैं। तो आप इसको समझ लिए। आइए दोस्तों हम अपना अनुनासिक स्वर, अनुस्वार स्वर और विसर्ग स्वर समझ लेते हैं। देखिए विसर्ग तो आप समझ ही रहे होंगे कि विसर्ग को इसी प्रकार से लिखते हैं, विसर्ग को इसी प्रकार से लिखते हैं, तो इसको समझने में तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कंफ्यूजन दोस्तों कहाँ बन जाता है, अनुनासिक स्वर और अनुस्वार स्वर, सॉरी ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। कंफ्यूजन कहाँ बन जाता है, अनुनासिक स्वर में और अनुस्वार स्वर में। इसको आज दोस्तों हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अच्छा अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए विसर्ग तो आप समझ लिए, विसर्ग को इसी प्रकार से लिखते हैं, इसी प्रकार से यह विसर्ग है। अब अनुनासिक स्वर और अनुस्वार स्वर, इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए अनुनासिक को लिखने में, अनुनासिक और अनुस्वार में, अनुनासिक देखिए यहाँ भी स्वर आ रहा है, यहाँ भी स्वर आ रहा है, तो कॉमन है। और अनुनासिक को लिखने में और अनुस्वार को लिखने में कौन लिखने में किसका जो है कि बड़ा है, किसको लिखने में ज़्यादा वर्णों की आवश्यकता हुई है। देखिए अनुनासिक को लिखने में 1 2 3 4 5, और अनुस्वार को लिखने में 1 2 3 4, लगभग 4.5 हो रहा है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4, और देखिए 1 2 3 4 5, यह कहने का मतलब है कि 5 तो हो रहे हैं, लेकिन यह क्या हो रहा है 4.5, ये आधा हो जा रहा है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 और यह 100 आधा हो जा रहा है, यानी कि 4.5 वर्णों की आवश्यकता अनुस्वार को लिखने में हो रही है, और अनुनासिक को लिखने में 5 वर्णों की आवश्यकता हो रही है। अच्छा देखिए यहाँ पे इसको लिखने में, देखिए दोस्तों इसको लिखने में, यानी कि इसको लिखने में अ को
और इसको लिखने में किसमें सबसे ज़्यादा तामझाम लगा है, यानी कि इसमें लगा है, यह बड़ा है, तो बड़े वाले को बड़े वाले में कर दीजिए और छोटे वाले को छोटे वाले में कर दीजिए। ठीक है, यानी कि अनुनासिक किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, और अनुस्वार किसमें चला जाएगा दोस्तों, इसमें चला जाएगा। छोटे वाले देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक को लिखने में अनुनासिक बड़ा है तो बड़े वाले को बड़े वाले में रखिए, और जिसमें तामझाम ज़्यादा लगा है, देखिए इसको ऐसे किया है, फिर इसमें चंद्र बिंदु लगाया है, यानी चंद्र बिंदु लगाया और इसमें बस बिंदु लगाया है और अ लिखा है, तो आप छोटे वाले को छोटे वाले में रखिए और बड़े वाले को क्या करिए, बड़े वाले में ही रखिए। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि अनुनासिक ये हो जाएगा और अनुस्वार क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। और विसर्ग तो आप समझते हैं, विसर्ग हमारा इसी प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, विसर्ग, विसर्ग ये विसर्ग का चिन्ह है। तो आप अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को समझ लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अयुग्वाह, अयुग्वाह किसे कहेंगे, विसर्ग तथा अनुस्वार को अयुग्वाह कहते हैं। किसको, विसर्ग तथा अनुस्वार को अयुग्वाह कहते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए इसको, यह क्या है, यह विसर्ग का चिन्ह है, यह विसर्ग का चिन्ह है, तो इसको और इसको, इसको और इस वाले को क्या कहेंगे दोस्तों, अनुस्वार। अभी समझाए हैं, यानी कि अनुनासिक होता तो चंद्र बिंदु लगता, लेकिन अनुस्वार है 4.5 अक्षर है तो कम ही रहेगा, तो कम वाला अंक में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे विसर्ग तो यही है, विसर्ग इसे ही कहते हैं। तो विसर्ग तथा अनुस्वार को क्या कहते हैं दोस्तों, अयोगवाह कहते हैं। तो आइए समझ लीजिए दोस्तों अपना। देखिए दोस्तों, स्वर खत्म हो गया पूरा, अब आ रहे हैं हम व्यंजनों पे। अब देखिए व्यंजन किसे कहेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाए उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही व्यंजन कहते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हम लिखे क लिखते हैं, तो क जो है दोस्तों किससे मिलकर बना है, आधा क प्लस अ से, यानी कि देखिए यह व्यंजन है लेकिन यह क्या है दोस्तों, स्वर है। यह तो व्यंजन है लेकिन यह क्या है दोस्तों, स्वर है। तो क को लिखने में अ की आवश्यकता हुई, यानी कि अ क्या है दोस्तों, स्वर है। यानी कि क्या बोल रहा है कि व्यंजन को लिखने में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है, यानी कि स्वरों की, अ की आवश्यकता होती है, किसी भी की आवश्यकता हो सकती है स्वरों में, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह व्यंजन बनता है। व्यंजन किससे बनता है दोस्तों, स्वरों की सहायता से। स्वरों की सहायता लेता है कौन, व्यंजन। यानी कि कहने का मतलब है कि क को लिखने में आधा क प्लस अ की सहायता होती है, यानी कि स्वरों की सहायता होती है। तो क्या कहेंगे आप कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उसे क्या कहेंगे, उसे व्यंजन कहेंगे। तो आइए दोस्तों हम अपना अगला तथ्य देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला तथ्य हमारा स्पर्श व्यंजनों की संख्या। देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 25 होती है। वो भी कौन कौन सी, देखिए आप इसको बस याद रखिएगा, किसको, क च ट त प, इसको आप याद रखिएगा। यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कहने का मतलब है कि क च ट त प 5 हो गए। अब इसी 5 का क्या कर दीजिए दोस्तों, इसी 5 का आप वर्ग कर दीजिए, यानी कि 5 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यानी कि क च ट त प, क च ट त प, 1 2 3 4 5, और 5 वर्ग आ रहे हैं, तो 5 वर्ग में आप क्या करिए, 5 का क्या कर दीजिए, आप वर्ग कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 25 हो जाएंगे। 25 क्या हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 25 हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों हमारे कौन कौन से हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए दोस्तों, पहला क्या है, क वर्ग, पहला क्या है क वर्ग, और दूसरा च वर्ग, और तीसरा क्या है दोस्तों, ट वर्ग, चौथा त वर्ग, और पांचवा क्या है, प वर्ग। यानी कि क च त प, आप समझ सकते हैं कि क च ट त प, आप इसको वर्ग कर दीजिएगा तो 25 निकल के आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे। क वर्ग का मतलब है कि जितने भी क वर्ग में आएंगे, यानी कि क ख ग घ अंग, ये टोटल कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। क वर्ग का मतलब है कि जितने भी इसमें 5 वर्ग आएंगे, और इसमें भी च वर्ग में कितने आएंगे, 5 वर्ग। इसी प्रकार से सभी में, यानी कि क च ट में भी 5 वर्ग आएंगे, त में भी 5 वर्ग आएंगे, प में भी 5 वर्ग आएंगे। आप जब इसकी गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो देखिए अब इनको समझ लीजिए आप, अब इनको समझ लेते हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ठीक है, कि क वर्ग की जो क वर्ग की ध्वनियाँ हैं उनको कहाँ से बोला जाता है, और च वर्ग की ध्वनियाँ हैं जो उनको कहाँ से बोला जाता है, यानी कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है।
तो देखिए दोस्तों, हमारे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से समझने लायक है, यहीं से क्वेश्चन जो है खूब ढेर सारे बनते हैं। तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, बस आप समझते रहिए। देखिए दोस्तों, क वर्ग शुरू में आ रहा है, क वर्ग यानी फिर आएगा च, फिर ट, त, प, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो क वर्ग को हम कहाँ से लेना है, आप गले से लीजिए, यानी कि कंठ से लीजिए। आप एकदम नीचे आ जाइए, यानी कि कंठ में आ जाइए। ये शुरुआत तो है, लेकिन आप क्या करिए, आप नीचे आइए, यानी कि गले में आइए, गले पर आइए। तो गला में आपको क्या मिलेगा, कंठ मिलेगा। गले में क्या मिलेगा, कंठ। तो यह क जो है, देखिए क से कंठ हो जाएगा, क से कंठ भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो क वर्ग की जो ध्वनियां हैं वो कहाँ से बोली जाती हैं दोस्तों, वो कंठ से बोली जाती है। यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, ये कहाँ से निकला दोस्तों, कंठ से। क से क और क से कंठ। तो क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है दोस्तों, ये कंठ से निकली हुई ध्वनियां हैं, यानी कि क वर्ग। आइए दोस्तों, च वर्ग की ध्वनियां देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, च वर्ग की ध्वनियां जो है, आप देखिए, आप कंठ कंठ पहले आया, कंठ से ले लिए, आप ऊपर चढ़ते आइए, आप नीचे मत जाइएगा। अब कंठ से आप क्या करिए, आप ऊपर चढ़िए। तो जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको तालु मिलेगा। क्या मिलेगा, तालु, यानी कि जीभ के ऊपर के स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, तालु कहते हैं। तो च जो है तालु, यानी कि तालव्य ध्वनियां हैं। च क्या है दोस्तों, तालव्य ध्वनियां हैं। यानी कि बोलिए आप च, छ, ज, झ, य, यानी कि आपको जो आपका जो जीभ है वो किस पे सट रहा है दोस्तों, तालु पे। तो क्या हो जाएंगी च वर्ग की ध्वनियां दोस्तों, च वर्ग की ध्वनियां तालव्य ध्वनि हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। क से कंठ, यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग में। और च से दोस्तों, च से क्या हो जाएगा, तालव्य ध्वनियां, यानी कि तालु, जीभ जो है हमारे तालु पे सट रहा है बोलने में, च, छ, ज, झ, य। तो च क्या हो जाएगा दोस्तों, तालव्य ध्वनि हो जाएगी, च वर्ग की ध्वनियां। आइए दोस्तों, हम अपना अगला देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला वर्ग है ट वर्ग। और ट वर्ग की ध्वनियां जो हैं कहाँ से बोली जाती हैं, देखिए दोस्तों, आप कंठ से आए, फिर तालु आए, अब आप क्या करिए, आप जीभ पे आ जाइए। अब इसी जीभ को आप क्या करिए, मोड़ दीजिए। देखिए, आप इसी जीभ को क्या करिए, थोड़ा सा मोड़ लीजिए, यानी कि ट, ठ, ड, ढ, अड़। आप जो ये हमारा जो शुरुआत का जीभ है, इसको क्या करिए, थोड़ा सा मोड़ लीजिए। आप जब बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा जीभ या थोड़ा सा। यानी कि सबसे पहले कंठ से, फिर तालु आया, फिर क्या है दोस्तों, जीभ आया। जीभ को क्या कर दिया, आप थोड़ा सा मोड़ लिए, तो ये क्या हो जाएगा, मूर्धा ध्वनि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट वर्ग की ध्वनि क्या हो जाएगी दोस्तों, मूर्धा ध्वनि। इसे मूर्धा ध्वनि काहे कहते हैं, काहे कि हमारा जिह्वा जो है ना, ये मुड़ जाता है बोलने में। यानी कि ट, ठ, ड, ढ, अड़, बोलने में क्या हो जाएगा, आप खुद बोलकर देखिए, ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो क्या हो जा रहा है दोस्तों, हमारा जीभ जो है मुड़ जा रहा है इसको बोलने में। तो ट वर्ग की ध्वनियां क्या हो जाएंगी दोस्तों, मूर्धन्य ध्वनि हो जाएंगी। आइए दोस्तों, हम अपना अगली ध्वनि देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला ध्वनि है हमारा त वर्ग की ध्वनियां। त वर्ग की ध्वनियां, अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, सबसे पहले आप कंठ से आए, यानी क वर्ग, फिर च से आए, यानी कि तालु, फिर जीभ पे आए, जीभ थोड़ा सा मुड़ा दिए, यानी कि ट वर्ग हो जाए। अब क्या करिए, अब आप आ जाइए यहाँ दांत पर। देखिए, सबसे पहले कंठ आया, फिर तालु आया, फिर जीभ मुड़ा, फिर क्या हुआ, यहाँ पे अपना दांत आया। तो दांत पे क्या हो रहा है, दांत पे यह थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर रहा है। देखिए, त वर्ग की ध्वनियां क्या हो जाएंगी दोस्तों, त, थ, द, ध, न। खुद आप बोलकर देखिए दोस्तों कि त, थ, द, ध, न। ये जो ध्वनियां हैं हमारे दांत को क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, यानी कि छू रही हैं। तो क्या हो जाएंगी दोस्तों, त वर्ग की ध्वनियां हमारी दंत ध्वनि हो जाएंगी। ठीक है, आइए अगला वर्ग है दोस्तों प वर्ग की ध्वनियां। प वर्ग की ध्वनियां दोस्तों, प, फ, ब, भ, म। सबसे पहले क्या किया, आप कंठ में आए, फिर तालु में, फिर जीभ को मोड़ लिए, और उसके बाद दांत आया, और दांत के बाद दोस्तों क्या आ जाता है, हमारा ओठ आ जाता है। तो प, फ, ब, भ, म, ये ध्वनियां क्या हो जाएंगी, ओष्ठ ध्वनि हो जाएंगी। बाकी सब क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। यानी कि क, च, ट, त, प क्या हो जाएंगी, प वर्ग की ध्वनियां दोस्तों, ये ओष्ठ ध्वनि हो जाएंगी। ठीक है, यानी दांत से क्या हो जाएगा, अब ओठ पे आ गए, तो प वर्ग की ध्वनियां क्या हो जाएंगी दोस्तों, ओष्ठ ध्वनि हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी दोस्तों, ओष्ठ ध्वनि हो जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों हम अपना अगला तथ्य। देखिए दोस्तों, हमारा अगला बिंदु है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो यह दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। ये कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, थोड़ा सा फनी हो सकता है लेकिन आपको याद भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और य, र, ल, व है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो यार लव से,
यार लव। अब कोई बंदा है क्या बोल रहा है, यार लव मत करो। क्यों नहीं करना भाई, क्योंकि अंतस्थ यानी कि अंत हो जाएगा, अंत होके अस्त हो जाएगा किसका, आपके सपनों का। ठीक है, जो आप सपना देख रहे हैं सरकारी जॉब लेने की, कुछ बनने की, तो क्या हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यार लव नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आप उसी में फंसे रह जाएंगे। लोग कहते हैं लव करके क्या हमको सफलता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यार लव से क्या हो जाएगा, य र ल व। डोंट माइंड दोस्तों, आप कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखने के लिए क्या करना है, अभी फिलहाल में नहीं करना है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। कौन कौन से, यार लव मत करो, क्यों, क्योंकि वो आपके सपनों का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अंत हो जाएगा यानी कि अंतस्थ हो जाएगा। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से, य र ल व। यार लव से आप याद रखिएगा कि य र ल व हो जाएंगे। ये दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं और कितने हैं। तो आइए दोस्तों हम उष्म व्यंजन अपना देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्म व्यंजनों की संख्या दोस्तों ये भी 1 2 3 4 यानी कि 4 ही होती हैं। कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए उष्म में आपको 100 आ रहा है, उष्म में देखिए 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उष्म को लिखने में देखिए, उष्म को लिखने में किसकी आवश्यकता हुई, 100 की आवश्यकता हुई। आप कहेंगे कि पूरा नहीं आया 100, कोई बात नहीं, लेकिन 100 आया तो ना, 100 आया ना। अब जितने भी 100 हैं दोस्तों, देखिए 100 आया तो जितने भी 100 हैं आप उनको ले लीजिए। देखिए 100 यहाँ है, 100 यहाँ है, 100 यहाँ है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में 3 ही 100 हैं दोस्तों। तो आप उन तीनों को रख लीजिए और एक किसको रख लीजिए, एक ह को रख लीजिए। यानी कि उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और कौन कौन सी, उष्म में 100 आ रहा है तो जितने भी 100 हैं यानी कि छोटा सा, बड़ा सा, पेटफरुआ सा, इस प्रकार से आप 3 100 समझ सकते हैं और एक क्या समझ सकते हैं दोस्तों, ह समझ सकते हैं। तो यानी कि उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होगी और कौन कौन सी, 100 100 100 है। आप इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप अब ट्रिक को समझ लिए और उनके विभिन्न तथ्यों को जान लिए, यानी कि विभिन्न बिंदुओं को देख लीजिए। अब उनसे संबंधित क्या करिए दोस्तों, आप क्वेश्चन लगाएंगे। दोस्तों अभी बाकी है हिंदी वर्णमाला, तो हम इसको अगली वीडियो में बना देंगे। तो आइए इससे संबंधित दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अब आप ट्रिक को समझ लिए, अब क्या करिए, आप क्वेश्चन को हल करिए। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से आप हल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आप बता सकते हैं हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। आप देखिए द से क्या हो जाएगा, ध्वनि, और द से क्या हो जाएगा दोस्तों, दो हो जाएगा। ध्वनि दो, ध्वनि दो। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर और व्यंजन। अभी समझाया दोस्तों कि स्वर और व्यंजन को में कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन मिलाकर के 2 हो गए। यानी कि हिंदी में ध्वनियाँ कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 2 हो जाएंगी। आप ऐसे नहीं तो द से ध्वनियाँ, द से 2, ध 2 ध्वनि। तो आप इस प्रकार समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 HD और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लुप्त, यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ये कितने हो गए, 3 हो गए दोस्तों। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। HD यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे व्यंजन कहते हैं। कैसे, देखिए क को लिखने में किसकी आवश्यकता हुई, क प्लस अ की, यानी कि 1 वर्ण और 2 वर्ण, यानी 1 से अधिक वर्ण हुआ कि नहीं हुआ। तो 1 से अधिक वर्ण को मेल को ही क्या कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ स्वतंत्रता आया, यानी कि स्व से स्वतंत्रता और स्व से क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा दोस्तों। और स्वर ही जो है व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि क को लिखने में अ की आवश्यकता हुई तो यह क्या हुआ, व्यंजन में सहायक हुआ। कौन दोस्तों, स्वर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दीर्घ में निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। तो आप बता सकते हैं निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर कौन से हैं। आप सबसे पहले आप ह्रस्व में जाइए। ह्रस्व में छोटा भाई क्या बोला था, अ ई उ री, यानी कि औरी दीजिए पैसा। तो देखिए इसमें क्या बोला, दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर में देखिए आप, इसमें से कौन है, ई जो है, ई मिल रहा है इसमें देखिए ई मिल रहा है हमारा,
यानी कि आपको दीर्घ स्वर नहीं पहचानना है, आपको ह्रस्व स्वर पहचानना है। जब आप ह्रस्व स्वर पहचान जाएंगे तो दीर्घ स्वर जो है अपने आप निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, अ ई उ री यानी कि औरी में हमारा जो है ई आ रहा है, तो ई इसमें भी आ रहा है, यानी ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। बाकी ये क्या है दोस्तों, ये तीनों क्या है, हमारे दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आप बता सकते हैं निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, बताइए दोस्तों। देखिए आप ट्रिक करें, अंत कब हो जाएगा आपके सपनों का, जब आप यार लव करेंगे। यार क्या करेंगे, जब आप लव करेंगे। तो य र ल व, देखिए यह क्या है, क्या पूछा है, व्यंजन कौन सा है। तो यह इसमें तो है नहीं, र भी नहीं है, ल भी नहीं है, लेकिन क्या दोस्तों, वह है। तो वह किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, इसको लगा दीजिए। यानी कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वह। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, यानी कि ओठ से बोला जाता है। अब शुरुआत में आप देखिए क च ट त प, यानी कि प वर्ग क्या है दोस्तों, ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कि प फ ब भ म। तो देखिए यहाँ पे सी नंबर में क्या आ रहा है, प आ रहा है, या क्या आ जाएगा, ओष्ठ वर्ण हो जाएगा, यानी इसको जो है ओठ से बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतस्थ और उष्म व्यंजन कितने हैं? तो आप बता सकते हैं अंतस्थ और उष्म व्यंजन कितने हैं। यह है दोस्तों अंतस्थ यानी कि 4 प्लस उष्म, 4 य र ल व, और उष्म में 100 आ रहा है, 3 100 और 1 ह, ये भी 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। यानी कि अंतस्थ और उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों उसमें 100 आ रहा है और इसमें भी 100 है सॉरी दोस्तों, यानी कि उसमें व्यंजन कौन सा है, 100 है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग में यानी कि ट को बोलने में क च ट, पहले कंठ पे आए, फिर तालु पे, फिर क्या किए, तीसरे नंबर पे ट आ रहा है, तीसरे नंबर पे क्या किए, आप जीभ को अपने मोड़ दिए, तो मूर्धा ध्वनि, यानी ट वर्ग में नहीं आएगा। ट ठ ड ढ, कौन सा आएगा दोस्तों, ध नहीं आएगा, यानी कि ट ठ भी आएगा और ढ भी आ जाएगा और ड भी हो जाएगा, लेकिन ध किस में आएगा, त थ, यानी कि दंत ध्वनि में ध आएगा अपना। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा की कुल लिपियां हैं, तो आप बता सकते हैं हिंदी भाषा की कुल कितनी लिपियां दोस्तों, यह हमारे 52। कितनी लिपियां हैं, 52। कितने, 41 हमारे क्या हो जाते हैं, 41 हमारे व्यंजन हो जाएंगे, और 11 जो है, 11 हमारे स्वर हो जाते हैं। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 52 हो जाएंगे। हिंदी भाषा की कुल लिपियां कितनी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी, 52। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो आप बता सकते हैं सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, यानी स्पर्श व्यंजन क च ट त प। तो क में देखिए र आ रहा है, य नहीं है, य स द ये भी नहीं है, क च प द यही है दोस्तों, यानी कि क च और क च ट त प, यानी कि प भी है और द, यानी कि त थ द। आप इस प्रकार से समझ लिए कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, यानी कि सी वर्ग में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क च ट त प, यानी कि त में क्या हो जाएगा, त में त थ द भी आता है, तो उसी में तो है दोस्तों हमारा स्पर्श व्यंजन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह व्यंजन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह व्यंजन क्या है दोस्तों, यह है हमारे अंतस्थ व्यंजन। क्यों, क्योंकि यार लव नहीं करना है, तो इसमें यह तो है नहीं, र तो है नहीं, ल तो है नहीं, वह है ना, वह पूछा है, तो वह क्या आ जाएगा, अंतस्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों, ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। प क च ट त प, अब प लास्ट में आया और शुरू में क्या आता है दोस्तों, देखिए जब आप लास्ट को लीजिए तो आप शुरू कर लीजिए, यानी कि उच्चारण में आप शुरू से लीजिए, यानी कि क्या सबसे पहले ओठ आता है, और क च ट त प में लास्ट में क्या आ रहा है, प आ रहा है, तो आप शुरू में क्या लीजिए, ओठ लीजिए, यानी कि प फ ब भ म व्यंजन क्या हो जाएंगे दोस्तों, ओष्ठ ध्वनि हो जाएंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुप्त क्या है दोस्तों, यह हमारे देखिए वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है, यह हमारे स्वर हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है दोस्तों, स्वर हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो आप बता सकते हैं, देखिए दोस्तों यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, यानी कि दांत से भी बोला जाता है और ओष्ठ से भी बोला जाता है, वो कौन है दोस्तों, वह है। अब बोलिए वो,
यानी कि दंतोष्ठ ध्वनि। व में दांत से भी और ओठ से भी सट रहा है व, तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? व हो जाएगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो आप बता सकते हैं हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से दोस्तों? ए नंबर, यानी कि उसमें में 100 आ रहा है तो 3 से 100 ले लीजिए और एक क्या ले लीजिए? ह ले लीजिए। तो उसमें व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 100 ह। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? य र ल व यार लब मत करो, क्यों? क्योंकि आपके सपनों का क्या हो जाएगा दोस्तों? अंत हो जाएगा, यानी कि अंतस्थ व्यंजन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका क्या दोस्तों? ये दोस्तों पंचम वर्ग का कार्य करता है अनुस्वार। देखिए अनुस्वार को हम कैसे लिखते हैं? इसी प्रकार से। और पंचम में देखिए दोस्तों ये आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं? पंचम को लिखने में हमारा ये बिंदु आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अनुस्वार किसका कार्य करेगा? पंचम वर्ग का। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहेंगे? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, आप इसको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा जैसे मर्जी वैसे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इनको दोस्तों आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि यही जो है प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों समझिए, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे दोस्तों? वर्णमाला कहेंगे। कहने का मतलब है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, कहने का मतलब है अ जो है यहीं पर है और आ भी यहीं पे आता है। ऐसा नहीं है कि आ पहले आ जाता है और अ बाद में आता है। ये सीक्वेंस में इतने सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है कि अ पहले आएगा, आ पहले आएगा। इसी प्रकार से 52 अक्षरों को क्या बहुत अच्छे से सजाया गया, यानी व्यवस्थित करके बनाया गया दोस्तों। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे दोस्तों? वर्णमाला कहेंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो आप बता सकते हैं तालव्य ध्वनियाँ कौन सी दोस्तों? पहले आप कंठ से पे आए फिर तालु पे आए, यानी कि क च, तो च हो जाएगा दोस्तों हमारा तालव्य ध्वनि। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से संयुक्त स्वर नहीं है, तो निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो आप देखिए संयुक्त में 4 अक्षर आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 ठो तो भैया हैं। अब संयुक्त में देखिए हम क्या बताए थे, जिसमें सिरो रेखा पर जो होता है मात्रा लगा रहता है वो क्या होता है? संयुक्त। देखिए इसमें सिरो रेखा पर मात्रा लगा है, इसमें भी और इसमें भी होता है, लेकिन ई में जो है सिरो रेखा पर मात्रा नहीं लगा है, इसी प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त स्वर नहीं हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वर्ण में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है? मूर्धन्य ध्वनि यानी कि जीभ क्या हो जाएगा आपका? मुड़ जाएगा। तो देखिए ट को बोलने में आपका जीभ जो है मुड़ जा रहा है, तो ट ध्वनि क्या हो जाएगी दोस्तों? मूर्धन्य ध्वनि हो जाएगी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बता सकते हैं हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? यह है हमारे 11 हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? यह 11 हो जाएंगी। और अंक और क्या है दोस्तों? अयोगवा हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है? च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आप बता सकते हैं, यानी क च, तो क्या हो जाएगा? तालु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि कौन सी है दोस्तों? कंठ यानी कि क से कंठ और क से क ख, क वर्ग यानी कि क ख। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो आप बता सकते हैं, यानी कि ओष्ठ नहीं है, यानी कि प वर्ग में आएगा। तो प में क्या आता है? प भी आता है, प फ ब भी आता है, प फ ब भ म भी आता है, लेकिन त जो नहीं है, यह क्या है दोस्तों? यह दंत ध्वनि है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन वर्ण ह्रस्व स्वर नहीं है? तो आप बता सकते हैं ह्रस्व स्वर नहीं है, यानी कि पिताजी से क्या बोला? औरी दीजिए पैसा, यानी कि अ ई उ री। तो देख लीजिए आप ह्रस्व स्वर नहीं है, तो अ तो आ रहा है भैया इसमें भी, और इसमें छोटी आ रही है लेकिन बड़ी इसमें है, तो बड़ी ही क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे री है तो यहाँ भी री है, यहाँ भी ऊ है तो यहाँ भी ऊ है, यानी कि अ ई उ री, यानी कि औरी दीजिए पैसा। तो औरी से यानी कि ह्रस्व स्वर, यानी कि छोटा भाई क्या बोला? औरी दीजिए, तो औरी से क्या हो जाएगा? अ ई उ री, 4 हो गए। लेकिन बड़ा ई जो है हमारा ह्रस्व स्वर नहीं है, यह क्या है दोस्तों? दीर्घ स्वर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? तो आप बता सकते हैं दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है?
तो सबसे पहले आप ह्रस्व स्वर में ही जाइए, यानी कि अ ई उ री। तो आप देख लीजिए, यानी कि उ इसमें यहाँ भी है और यू यहाँ भी है, तो दीर्घ हमको निकालना है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, और यह क्या हो जाएगा दोस्तों, ह्रस्व हो जाएगा। तो आप जब ह्रस्व को निकाल दीजिए तो क्या बचा, दीर्घ ही तो बचा। तो आप क्या बता सकते हैं, ये तीनों क्या है, दीर्घ हैं, और यह क्या है दोस्तों, ह्रस्व है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो संयुक्त स्वर को क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ, क्योंकि सीरो रेखा पर जितनी भी मात्राएं होती हैं जिसकी भी, वो क्या आ जाएंगी दोस्तों, संयुक्त स्वर में आ जाएंगी, यानी कि ऐसे। तो देखिए अ पर क्या है दोस्तों, सीरो रेखा पर मात्रा है, यानी ये क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो आप देखिए कृपा, कृपा बोलिए कृपा, तो री आ रहा है। कृष्ण बोलिए कृष्ण, ये तो री आ रहा है। दृष्टि में भी री आ रहा है, लेकिन आज में क्या है दोस्तों, आज में री नहीं आ रहा है। तो आज क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो आप बता सकते हैं, विसर्ग से बना दोस्तों शब्द जो है, देखिए ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय, क्योंकि इसको ही क्या कहते हैं दोस्तों, विसर्ग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, विसर्ग कहते हैं। और किसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे विसर्ग लगा, ऑप्शन नंबर बी में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो आपको लाते हैं ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों इसमें यह पार्ट 1 था हिंदी वर्णमाला का, हम पार्ट 2 बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक